कैसा लगता है ये सोच करके कि लास्ट जर्नी कहाँ से आपकी शुरू हुई थी? एक समय था दादाजी और पापा 10 रुपए कमा रहे थे और आज सारी कंट्रीज की लिस्ट, आपकी चेकलिस्ट बढ़ती चली जा रही है, कवर हो रही है। दादाजी और पापा हम्म। दोनों एक ही जगह जॉब करते थे, तो उस वक्त दोनों का मिला के 10 रुपीज सैलरी था। मार्केट में रेट बढ़ी तो सबको लेके गए, पापा को भी लेके गए एक बार पुलिस स्टेशन में, अच्छा। अंदर डाल दिया। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत भी है, भेगी मुट्ठी लाकरी अने खुले तो खा करी। कहने का मतलब कि एक जॉइंट परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है, उसमें जो पावर होता है, उसमें जो मतलब कोई भी परेशानी आती है ना और संयुक्त परिवार होता है ना, तो वो अपने को टच नहीं कर सकती है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, कहाँ आप करते हो और क्या आप लोगों को सजेस्ट करोगे करने की? हाँ जी राकेश भाई, कुछ जी, बताइए अपने बारे में। हम लोग बेसिकली राजस्थान के हैं हम्म। और मेरे पापा वगैरह सब चेन्नई सेटल हुए थे और चेन्नई से फिर धीरे धीरे मेरे बड़े भैया सूरत आए, फिर मेरा सूरत आने का हुआ और हम लोग मारवाड़ी है, जैन परिवार से। चेन्नई में कैसे, राजस्थान से? मेरे दादाजी हम्म। राजस्थान से गए थे बंगारपेट, ये है बेंगलोर के बाजू में। आपने नाम सुना हो तो कोलार गोल्ड फैक्ट्री, KGF। KGF मूवी बनी है उसके ऊपर। हाँ, तो मेरे दादाजी जो है वो वहाँ पे उसके बाजू में एक बंगारपेट करके एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे पान ब्रोकर जो गिरवी का बिजनेस करते हैं उनके यहाँ पे उन्होंने जॉब किया था, अच्छा। मेरे दादाजी ने, ताराचंद जी ने। तो क्या जॉब किया था वहाँ पे? वहाँ पे बस वो वहाँ पे जो सेठ लोग हैं उनका जो दुकान है उनकी सफाई करनी, उनका ध्यान रखना पूरा, उनके बच्चों को स्कूल भेजना, अच्छा। अ, ये वगैरह दादाजी वगैरह, ने? मेरे दादाजी ने। मेरे पापा फिर दादाजी पहले वहां पे गए बंगारपेट, उसके बाद में 2-3 साल के बाद में दादाजी ने पापा को बुलाया राजस्थान से कि तू यहाँ पे आ जा। अच्छा। इस टाइम आपके पापा की क्या एज थी? उस टाइम मेरे पापा की एज होगी करीब करीब 15 साल। 15 साल। मतलब पापा तो समझो ना कि राजस्थान में तो 12 साल की उम्र में इन्होंने काम चालू कर दिया था पापा ने। तो अच्छा। पढ़ाई? पढ़ाई बस वही राजस्थान में जो पढ़ाई होती है वो उन्होंने की उस वक्त, लगभग सेकंड, बस दैट्स इट। सेकंड तक? हाँ बस। तो इसकी वजह क्या रही थी? पढ़ाई का मन नहीं था या फिर पढ़ाई करने के लिए अफोर्डेबल फैक्टर था? बस वही सेकंड वन। अफोर्डेबल फैक्टर। हाँ, ओके। करना तो बहुत था पर पैसे नहीं थे। फिर पापा आए बंगारपेट, हम्म। तो दादाजी और पापा हम्म। दोनों एक ही जगह जॉब करते थे, अच्छा। एक ही जगह पे। और वो एक जगह पे जो जॉब करते थे, तो जो मेरे पापा ने मेरे को स्टोरी बताई, तो उस वक्त दोनों का मिला के 10 रुपीज सैलरी था, दोनों का मिला के 10 रुपए? 10 रुपये। और सुबह में 4 बजे उठने का होता था उनका, 4 o'clock। 4 बजे उठकर सबसे पहले घर का कोई काम हो तो वो क्लियर करने का। उसके बाद पहले के जमाने में क्या था कि घर और दुकान वो साथ में रहती थी, मतलब पीछे के साइड में घर थे और आगे के साइड में दुकान रहती थी। तो पीछे के साइड घर रहते थे, आगे तो घर का काम हो गया, फिर आप आ जाओ दुकान पे। दुकान पे आके साफ सफाई वगैरह सब करके पूरा फर्नीचर वगैरह सब, उनको पान ब्रोकर का काम था, तो ज्वेलरी व्वेलरी जो गिरवी रखने के लिए आते थे उनको पैसा देने का होता है। तो क्या था कि भाई कोई भी आते थे उनको चाय पानी पिला दो, या समझो कि भाई ये सामान है इसको अंदर रख के आ जा, इसको बाहर लेके आ जा, बच्चे को स्कूल से लेके आ जाओ, साफ सफाई कर दो, बस उस टाइप का वो काम करते थे। और दोनों का मिला के 10 रुपीज का सैलरी था खाली उस वक्त। बहुत स्ट्रगल वाली उन्होंने लाइफ है। तो ये सब चेंज कब हुआ? हाँ, ये मेन बात है आपकी। एक बार क्या हुआ कि बंगारपेट से चेन्नई बारात जा रही थी, बारात शादी की। तो मेरे पापा के वहां पे कोई ग्रुप में होंगे, तो तू भी, मंचालाल मेरे पापा का नाम है, कि उसके फ्रेंड्स वगैरह कुछ होगा, तो कि मंचा तू भी आजा साथ में, अपने चेन्नई बारात जा रही है तो 2 दिन अपने घूम के आएंगे। वैसे अपने को यहाँ तो टाइम मिलता ही नहीं है, सुबह से लेके शाम तक पूरा काम ही करना पड़ता है, तो चल 2 दिन घूम के आएंगे ऐसे ही। तो पापा मेरे को जो बताए वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो शादी में वो लोग चेन्नई आए बारात में, बंगारपेट से चेन्नई ओवरनाइट जर्नी है। अच्छा। ठीक है, मतलब 12 घंटे से लेके 14 घंटे की जर्नी होगी कोई। तो चेन्नई आए शादी के अंदर, तो बोला चलो मार्केट घूम के आते हैं जरा। चेन्नई इंपोर्टेड मार्केट है पूरी वहां पे। अच्छा। और उस वक्त मुझे नहीं पता था। हाँ, ये 1970 के आसपास की मैं बात बताऊं ना, तो वहां पे पूरे जापान, सिंगापुर या जो भी बोलो, वो सब का माल चेन्नई में बिकने के लिए आता था। सॉरी, चेन्नई में बिकने के लिए आता था। चेन्नई में? हाँ, पूरा इंपोर्टेड। तो जैसे राडो गड़ी है, या फिर उस टाइम में वो सब ज्यादा चलते थे।
उस टाइम की तो पापा ने मार्केट सर्वे किया, देखा, जा गए तो ये लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो उनको दिमाग में आया कि मेरे को भी चेन्नई आना है करके, और एक अच्छा। बार यहाँ पे मेरे को काम सीखना है। बंगारपेट छोटा गांव है, चेन्नई सिटी है पूरी। हाँ। और वहाँ पे उस एरिया का नाम है, वहाँ पे जैसे काशी चटी है, बर्मा बाजार है, तो वहाँ पे सब इम्पोर्टेड मटेरियल्स आते थे। इम्पोर्टेड में काफी आइटम आती थी, स्मगलिंग के तौर पे आती होगी वहां पे, और वो फिर वो जैसे एक आदमी लेके आता है और 500 जनों को देता है बेचने के लिए, उस टाइप का होगा, तो वो लोग बेच बेच के अच्छा खासा उस जमाने में भी अच्छा खासा कमा लेते होंगे। तो पापा को लगा अपने भी क्यों ट्राई नहीं करे। तो बारात वापस रिटर्न जा रही थी, अगर बारात में नहीं जावे तो पैसे तो थे ही नहीं, वापस जाएंगे कैसे। तो इच्छा तो उनकी रुकने की थी, पर वो रुके नहीं, एक बार जाए। पापा है तो पापा को, दादाजी वहां थे, पापा मतलब मेरे दादाजी वहां गए वापस, तो और उनको बोला कि भाई मैं चेन्नई जाके आया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को चेन्नई जाके कुछ काम करना चाहिए। अच्छा, क्यों करना चाहिए कि वो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, तब तक मेरी बड़ी सिस्टर और 3 भाई, 4 जने ऑलरेडी थे राजस्थान में, अच्छा। जिनका गुजारा करना है। और दोनों की सैलरी अभी भी 10 रुपए 10 थी। रुपीज है, जो अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की। हाँ। तो बोला कि नहीं मुझे कुछ करना है, मतलब तो ना बोल दिया कि नहीं तू नहीं जाएगा, क्योंकि दादाजी को क्या लगता था कि भाई ये जाएगा कहीं, अभी छोटा है उम्र में, वो क्या कर पाएगा। दादाजी ना बोल दिया कि तू नहीं जाएगा करके। फिर जिद की उन्होंने कि भाई मेरे को तो जाना ही जाना है करके, वो जिद पे अड़े रहे कि एक बार मुझे जाना ही जाना है। गए चेन्नई, बोला कि जा तू और क्या देख, वहां पे जाके कर कुछ भी काम, तेरे को जो लगता है वो। तो हेल्प सपोर्ट कौन करेगा, बिना सपोर्ट के तो कोई काम होगा नहीं। तो मेरे को बताया कि भाई एक, मैं घूमते घूमते काशी चली में किसी ने बताया चल तू मेरी दुकान पे काम कर करके, पर कोई बिजनेस करना है उनको या कोई काम करना है तो पहले कोई सपोर्ट तो चाहिए, बिना सपोर्ट के होगा कैसे। तो एक जगह पे गए और वहां पे बोला कि भाई तू यहाँ पे काम कर करके, बिना पगार के, एक भी पैसा नहीं, खाली तेरे को सुबह का नाश्ता मिलेगा और दोपहर का थोड़ा खाने का और रात का खाने का, दैट्स इट। अच्छा। बिना पगार के उन्होंने काम किया। उन्होंने जैसे वो सब सीखा 1 साल के अंदर कि भाई कैसे, कहाँ से माल आता है और कहाँ से कस्टमर को जाता है, वो सब देखा उन्होंने। और चेन्नई तो बहुत बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे कस्टमर भी पूरे इंडिया के कस्टमर वहाँ पे आते थे माल लेने के लिए, क्योंकि एक तो पोर्ट भी है वहाँ पे, तो पोर्ट से भी माल आता था पूरा वहाँ पे। तो दिमाग में आया कि भाई ऐसे ऐसे काम हम कर सकते हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा सा काम चालू किया। उस वक्त राडो ब्रांड घड़ी, राडो की घड़ी का ब्रांड बहुत फेमस था, आज भी है। आज भी है। तो वो लाने का और बेचने का, माल बिकना आसान था, वहां पे लाना मुश्किल था। अच्छा। क्योंकि लाना इसलिए मुश्किल था कि वो स्मगलिंग का पूरा था वो। अच्छा। सो वो चोर मार्केट था इंपोर्ट हाँ, का। वो स्मगलिंगों की माल आता था पूरा। उस अच्छा। वक्त तो ओपन मार्केट था ही नहीं ना। हाँ। वो लोग माल बड़े बड़े जो थे वो लाते होंगे और वो किसी एक को देते होंगे, फिर वो एक 5 को देता होगा और 5 50 को देते होंगे। अच्छा। तो अपने को तो मालूम ही नहीं कि कहाँ से आ रहा है करके, बट कोई एक बंदा है वो देता है कि भाई ये लेके जा, तू जितना बेचेगा उसको पैसा थोड़ा बहुत डिपॉजिट। और उस वक्त पहले क्या ट्रस्ट भी था, ठीक है भाई तू लेके जा और काम कर करके। तो मतलब मेरे को याद नहीं, तो 50 पैसा मुश्किल से मिलता होगा एक ट्रांजेक्शन के अंदर, 50 मुश्किल से वो भी मिलता होगा। तो धीरे 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 उन्होंने काम किया, लगभग मेरे ख्याल से मोटा मोटी 2-3 साल उन्होंने वो काम किया पूरा। पर टर्निंग पॉइंट कब आया मैं आपको बताऊं ना, तो जैसे अच्छा 3-4 साल काम करके फिर मम्मी को बुलाया उन्होंने कि भाई तू भी राजस्थान से चेन्नई आ जा अभी। तो मम्मी भी चेन्नई आई मेरी। अच्छा। वहां पे एक छोटा सा रूम लिया भाड़े पे, एक रूम लिया भाड़े पे। फिर रूम लेने के बाद में पापा ने बोला कि भाई अभी मैं इतना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप भी बंगारपेट से छोड़कर यहाँ पे आ जाओ, तो अपने साथ में मिलकर काम करेंगे। तो बोला तो वो जाके एक बार देख के रहा है कि कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वो भी आ गए। तो मेरे पापा, मम्मी, दादाजी, दादी जी, चारों आ गए, बच्चे आने बाकी थे। धीरे धीरे बच्चों को बुलाया एक एक करके। रूम वही एक ही रूम। तो बच्चे तब तक कहाँ थे? राजस्थान में थे। किसके पास? और राजस्थान गांव में। अच्छा, गांव में। किसके, वो तो गांव ही पूरा अपना होता है वहां पे तो। अच्छा। पर मेरे में वो रूम आज भी हमारे पास है, मतलब चेन्नई के अंदर। तो समझ लो मोटा मोटी रूम होगी 100 स्क्वायर फीट की। 100 स्क्वायर फीट। हाँ, उसके अंदर कितने लोग रहने वाले आ गए, कम से कम 2, 4,
फिर मेरे अंकल को बुलाया, वो भी राजस्थान थे, 2 अंकल मेरे, फिर उनके मेरे आंटी 2। तो पापा बोलते थे कि एक टाइम ऐसा आ गया कि उस 100 स्क्वायर फीट के अंदर भी 15 लोग रहने वाले हो गए चेन्नई में। लेटरिन बाथरूम भी कॉमन नहीं होते थे, मतलब अंदर नहीं अटैच नहीं होते थे, बाहर जाना पड़ता था। हाँ, जैसे मुंबई में कैसे चार्ली होती है सब ऐसे। तो वो स्ट्रगल वाली लाइफ उन्होंने बहुत जी उन्होंने, और धीरे धीरे करके वो 1 रूम से 2 रूम, उधरी बाजू की 1 रूम ले ली, फिर उसके बाजू की 1 रूम ले ली, ऐसे ऐसे करके काम उन्होंने चेन्नई में बढ़ाया। तो हम लोग राजस्थान से पापा गए। तो पहले बार जो कारोबार घर में किसी ने शुरू किया तो वो आपके पिताजी थे? हाँ, मेरे पापा ने किया। मेरे को एक बात अच्छी तरह से याद है कि मेरा, मैं बताऊंगा आपको, पापा ये जो स्मगलिंग का जो सामान आता था, फिर उसके बाद में वो वाया 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 करके हमारे हाथ में आता था। तो एक बार वहां पे वो क्या बोलते हैं उसको, रेड पड़ी मार्केट के अंदर। अच्छा। तो मार्केट में रेड पड़ी, तो एक्चुअली नॉलेज नहीं है कि अपन बेच सकते हैं भाई, एजुकेशन का भी अभाव, और अपने को नॉलेज नहीं कि भाई ये अपने काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये लीगल है कि इलीगल है, वो तो पता ही नहीं किसी को। पता क्या है लोगों को, कि रात को अगर सो रहे तो भूखे नहीं सोने चाहिए, रोटी अपने पेट में जानी चाहिए, वो पता है खाली, और कोई पता नहीं है। और काम क्या कर रहे हैं कि वहां से लेके अपन बेच रहे करके। तो रेड पड़ी तो सबको लेके गए, पापा को भी लेके गए एक बार पुलिस स्टेशन में। अच्छा। अंदर डाल दिया, और उस वक्त था फ्राइडे, तो जमानत मिली नहीं, कुछ भी मिली नहीं, कोई आए तो भी। तो फिर मंडे को फिर वो कोर्ट में जाके उनको छोड़ा कि भाई ये काम तुम नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा है? तो पता चला कि ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके पहले यही नहीं पता था हमें कि ये इलीगल काम कर रहे हैं? नॉलेज ही नहीं ना अपने को तो ये पता है कि भाई ये कैमरा है, वहां पे कैमरे भी बहुत आते थे, कैमरे, रील, ये वो सब। अभी आजकल तो रील सब बंद हो गई है, पर तो कैमरे में रील ही चलती थी पूरी। हाँ। तो सब बेचते थे वो सब। पेन आती थी, कौन सी कंपनी की पेन थी वो नाम भी नहीं पता मेरे को, फाउंटेन पेन। अच्छा, उसको बोलते थे फाउंटेन पेन। हाँ, निब जिसकी अलग, हाँ, जिसकी निब अलग लगाती थी वो। तो उस पे क्या है, 5 पैसा 10 पैसा मिलता था खाली, उस वक्त बोल रहा हूं मैं आपको। तो वो सब था, तो पता ही नहीं था अपने को। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये अगर इन्होंने ना बोला तो ये काम अपने को आगे से नहीं करना है, तो काम क्या करे फिर। तो पता चला कि वहां से कोरिया से या जापान से वगैरह से कपड़े आते हैं इंपोर्टेड, और कपड़े बेच सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कपड़ा बेचना चालू किया। अच्छा, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स थे, कैमरा, पेन, ये सब आप बेच रहे थे, राडो की घड़ी बेच रहे थे, तो ये इलीगल था, लेकिन कपड़ा बेचना लीगल था पूरा। हाँ, वो बता रहे थे कि भाई हम, वो लोग बिल में मतलब हम कुछ चिट्ठी बना के देते थे उस वक्त, बोला कि भाई आप बेच सकते हो करके। बताया उस वक्त तो भाई साहब, कोई समझ लो ना कि किसी को पूछने जाना हो कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसे तो कोई था ही नहीं कोई। आज के जमाने में जितना फास्ट है, अवेयरनेस है, उतना तो उस वक्त था ही नहीं कोई। तो पता चला कि ये सब कर सकते हैं करके। तो ठीक है, तो उन्होंने कपड़ा, इंपोर्टेड साड़ियां जो आती थी वहां पे, लंप आते थे पूरे, उसमें से साड़ी निकलती थी पूरी, तो उन्होंने वो बेचना चालू किया। तो धीरे धीरे उनको पता चला कि भाई ये सूरत करके एक ऐसी मंडी है जहां से साड़ियां बनकर आती है और माल बिकता है करके। तो उन्होंने जुगाड़ किया भाई कहाँ जाना, कैसे जाना। और उस वक्त तो ट्रेन में जाने के लिए भी 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे मिनिमम, बोल रहा हूँ। तो एक बार किसी का इंफॉर्मेशन लेके किसी गए वहां पे, देखा कि भाई कुछ ला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने सूरत का माल लेना चालू किया। एक बार जब वो रेट पड़ी ना, तो मेरे पापा के पास बहुत सारी घड़ी पड़ी थी। तो उनको बताया कि ये तो सब तकलीफ पड़ जाएगी, ये तो अगर ये आएंगे तो ये सब लेके चले जाएंगे। तो मेरे पापा ने बताया मेरे को कि भाई बचने के लिए क्या किया उन्होंने फिर एक पिल्लो का कवर लेके सारी उसमें डाल दी, और पूरी रुई डाल के मम्मी को बोल दिया कि तू यहाँ पे रख दे, और उसको बोल दे कि भाई मैं प्रेग्नेंट होकर के कोई पूछेगा तो वो करके वो मम्मी ने सारी छिपा दी। और छिपाने के बाद में साइड में मम्मी बैठ गई। तो वो आए, उन्होंने चेकिंग करके गए, उनको कुछ मिला नहीं। तो देखा भाई ये तो प्रेग्नेंट है करके, चलो इसको हाथ नहीं लगाने का। फिर भी उनको लेके तो गए उनको एक बार, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिली, पर वो माल बच गया। वो तो शायद हो सकता था कि भाई वो थोड़ी बहुत जो पूंजी थी वो अगर चली जाती तो वापस बैक टू जॉब। तो मतलब जो घड़ियां बची थी वो निकालने के बाद ही कपड़े का काम शुरू हो पाया। थोड़ा बहुत पूंजी उससे बची हुई थी, उससे बच गए। कोई पुण्य तेज हो गए कि भाई चलो किसी ने बुद्धि ऐसी दे दी होगी, तो वो बच गए। लेकिन काफी कमाल की बुद्धि लगाई है। हाँ, तो वो उस वक्त बोला कि ऐसा करने से बच जाएंगे, तो बच गए हम लोग, समझो। मतलब ज्यादा डेयरिंग थे। हाँ, डेयरिंग बहुत थी। सुरेश भाई जो मेरे बड़े भैया है, सबसे पहले मेरे पापा
ने उनको सूरत भेजा था। और सूरत भेजने के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। एक्चुअली हुआ क्या कि भाई सुरेश भाई जब 8th में हमारे फेल हो गए, तो ठीक है 1 साल और बैठाया उनको, फिर जैसे तैसे 9th में तो आ गए, पर 9th में भी फेल हो गए। एक बार और बैठा दिया और एक बार और फेल हो गए, तो 2 बार 9th में फेल हो गए। 2 बार फेल हो गए। तो एक बार क्या था, उन लोगों को जाना होगा मूवी, फ्रेंड्स को 5-7 जने होंगे मिलकर, उनको जाना होगा, तो पैसे तो है नहीं है, तो मूवी कैसे जाए। 10-15 मकान छोड़ के ही कहीं पे वो किसी को कलर करवाना होगा, उनको पता चला होगा। तो मेरे मामा का लड़का है मनोज और मेरे बड़े भैया सुरेश भाई, वो दोनों गए वहां पे, बोला हम 3-4 जने हैं अंकल, हम कलर का काम कर लेंगे, आप हमको ही पैसा दे देना। तो वो पेंट किया उन्होंने? हाँ, पेंट नहीं, चूना ही मारना था उस वक्त, तो पेंट भी नहीं था, चूना ही मारने का था खाली। तो चूने का जो डब्बा है और वो ब्रश आते थे, तो हम मार देंगे। तो चालू कर दिया मारना उन्होंने कि भाई इसके पैसे आएंगे तो मूवी वूवी देख कर आ जाएंगे करके। क्रेजी। तो यहाँ तक उन्होंने चूना मारना चालू कर दिया। तो चूना मारना चालू किया तो किसी अड़ोस पड़ोस ने कंप्लेन कर दी होगी कि भाई तुम्हारा बेटा जो है वो फलाने फलाने मकान में चूना मार रहा है। तो आप, हम तो जैन परिवार से भी है, और प्लस आप ये सब काम आप क्यों करवा रहे हो, ऐसा कोई ठपका दिया होगा मेरे पापा को या किसी को। तो ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं जो जा करके कुछ ना कुछ मिर्च मसाला के साथ लगाते हैं कि हाँ आपका बेटा ऐसा कर रहा है, इस वजह से आधे बच्चों की तो जिंदगी तबाह हो रखी है। नहीं, पर वो अच्छे के लिए बोलते होगे ना कि तू अच्छा काम कर, खाली ये चूना मारने का काम था ना अपना कोई। तो पापा को मालूम पड़ा, तो पापा गए वहां पे, देखा कि हाँ भाई चलो, तो वहां तो प्रेम से लेके आ गए घर पे। आके उनकी जो पिटाई की, बहुत जोर से पिटाई की। तो बोला कि क्या जरूरत थी तेरे को, तो सच तो बोलेगे नहीं, सच बोलेगी तो और पिटाई हो जाएगी कि भाई मूवी जाने के लिए तूने काम किया है। भाई को बोला, बात की कहीं पे, तो बोला कि भैया को सूरत भेज देते अपने। तो उस वक्त क्या है, हमने जैसे वो साड़ी का काम चालू कर दिया था ना, मैंने बताया ना आपको इम्पोर्टेंट, फिर धीरे धीरे सूरत से भी कपड़ा थोड़ा थोड़ा आना चालू हुआ। तो चेन्नई में क्या है, हैंडवर्क बहुत होता था। बेसिकली चेन्नई के लहंगे फेमस थे, मतलब राजस्थानी लहंगे उस वक्त। हाँ, हैंडवर्क बहुत थे कारीगर। जैसे हैंडवर्क के लिए फेमस मंडी है कलकत्ता, लखनऊ, बरेली, चेन्नई। तो उस वक्त चेन्नई का भी हैंडवर्क बहुत फेमस था। तो चेन्नई से हैंडवर्क होके वो पूरे दिल्ली में, राजस्थान में, हर जगह माल जाता था। तो हम लोग जॉब कर करके दिल्ली वाले को माल देते थे, तो उससे हमारी थोड़ी पहचान हुई थी। तो एक बार उन्हें बोला कि भाई मेरी पेड़ी है, पेड़ी का मतलब गद्दी, सूरत में। गद्दी कैसे? गद्दी मतलब भाई वहां पे क्या है कि भाई कोई कस्टमर आता है सूरत, समझो, तो वहां पे नाइट स्टे कर सकता है, सुबह नाश्ता वास्ता कर सकता है, वहीं से मार्केट की खरीदी करके वो माल वहीं पे उस एड्रेस पे मंगवाए और वहां से माल डिस्पैच होता था। तो उन गद्दी वाले को कमीशन मिलता था। ओके, तो ये गद्दी वाले को पेड़ी बोला जाता है। हाँ, पेड़ी। तो क्या आप ऐसा हो तो सुरेश भाई को वहां पे भेज दो करके। अब सूरत आए तो सूरत करना क्या, भेज तो दिया पापा ने उनको कि तू जा वहां पे, बस। तो यही काम करते थे, पूरा दुकान के अंदर साफ सफाई करके, पूरा कंप्लीट, सुबह सुबह एकदम झाड़ू पोता करके दुकान को एकदम अप टू डेट सजा के रखो खाली। अच्छा। धीरे 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 सुरेश भाई वो जो वहां पे हमने जहाँ सर्विस की, उन्होंने बोला कि अबे थोड़ा बहुत माल खुद बनाना चालू करें हम लोग खुद। तो हम लोग ने खुद थोड़ा थोड़ा ग्रे लिया, परचेस किया, खुद माल बनाते। ग्रे क्या? ग्रे मतलब कच्चा माल। कच्चा माल, हाँ, साड़ी के लिए। साड़ी के लिए उस वक्त तो क्या है, साड़ी ऐसा नहीं था, गारमेंट के कपड़े बनते थे, नीचे ना लहंगे, घाघरे बनते थे, घाघरे। अच्छा, घाघरे है वो सब बनते थे। वो साड़ी का क्रेज थोड़ा कम था उस वक्त, उस टाइप का था। साउथ के अंदर चनिया चोली चलती थी, जिसको हम लोग बोलते पावड़ा, साउथ में पावड़ा बोलते उसको। अच्छा, तो उस टाइप का हम लोग फैब्रिक बनाते थे, थोड़ा थोड़ा बनाते थे हम लोग। और सुरेश भाई थे, पापा भी आते थे, तो माल बनाना। अब मिल से माल आया तो उनको ही चेकिंग करने का, उनको ही कटिंग करने का, उनको ही वो रोल पैकिंग करवाने का, उनको ही उठा के खुद साइकिल पे लेके जाने का, खुद डिलीवरी करने का। मतलब 1 मैन आर्मी। ओके, कोई टीम नहीं थी। नहीं, अभी आजकल तो क्या है, डिलीवरी के लिए भी आदमी मिल जाता है, टेम्पो वाले मिल जाते हैं, भाड़े वाला मिल जाता है, मजदूर मिल जाते हैं। उस वक्त ऐसा कोई था ही नहीं। अच्छा, मैं तो वैसा ना 1992 में सूरत आया था कुछ काम के लिए। यहाँ पे मैं धीरे धीरे, मेरे को मार्केट भेजा, मेरे को कि भाई मार्केट जा, बिजनेस के हिसाब से किसी उसको जा, उधर मिल के आ, उधर डिलीवरी दे के आ, उसको मिल के आ। पहले हमारा यहाँ पे छोटा मोटा क्या, हम लोग बिल डिस्काउंटिंग का भी काम करते थे। ये क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे भी आपको कोई आपने कोई माल परचेस किया है समझो, और आपके पास में
पेमेंट देने के लिए अभी आपका पेमेंट आने में थोड़ा टाइम है 60 दिन का, तो आप मुझे बताते हो कि भाई ये बिल जो है इसका पेमेंट तू कर ले और ये 60 दिन का जो इंटरेस्ट है वो तेरे मेरे को मिल जाएगा, मतलब तो उसको अच्छा बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। तो मैं क्या करूंगा, अगले आदमी को पेमेंट दे दूंगा और आपका बिल मैं बना दूंगा। अच्छा, उधर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, हाँ, हमारा नया शुरू हो हमारा जाएगा, नया शुरू हो केवल जाएगा। इंटरेस्ट। हाँ, केवल इंटरेस्ट का। तो उस वक्त क्या है, मोटा मोटी 1.5% छूटता था महीने का, अच्छा 1.5। तो बिल डिस्काउंटिंग का काम भी था, प्लस बालगाम से जो कस्टमर आते थे उनको कोई माल की जरूरत है तो हम लोग खरीदी करवा देते थे। तो अच्छा, आड़त का भी काम होता था, उसमें 2% आड़त हमको मिल जाती थी, 2%। आड़त का क्या हिसाब रहता है? कई आड़त का लोगों को हिसाब नहीं ऐसा पता था कि जैसे बालगाम से कोई कस्टमर आया, उसको माल दिलाना है, तो यहाँ हम्म, के लोग रेफरेंस पूछते थे कस्टमर को। हम्म, तो कस्टमर को हम जैसे चेन्नई के थे तो हमको हम जानते थे कि चेन्नई का ये कस्टमर है और उनका अच्छा काम है, या फिर दूसरे मंडी के 2-3 कस्टमर हम जानते थे। तो तब तक ऐसा हो चुका था कि हमको थोड़ा बहुत आइडिया था कि कौन ग्राहक बढ़िया है, कैसा है, उनसे अपने काम कर सकते हैं। तो हम आड़त का काम भी हम साथ में करते थे। अच्छा आड़त बोल दो या आप ऐसा बोल दो, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज तो क्या होता था, फिक्स होता था 1% या 2%। आड़त में क्या होता था कि अगला बारगाम वाला व्यापारी अगर अपने को 2-3 महीने लेट भी पेमेंट देता था तो अपने यहाँ पे पेमेंट डिस्काउंट काट के दे देते और उनको यहाँ से इंटरेस्ट जोड़ के आ जाता था। अच्छा वो भी काम चालू किया था हमने उस वक्त। सबसे हार्ड टच अगर कोई है मेरे लाइफ के अंदर जिससे मैं मोटिवेट हुआ हूं या जिससे मुझे कुछ पता चला है कि क्या है इंस्पिरेशन मिली है प्रॉपर। इंस्पिरेशन और पैसे की वैल्यू और जिंदगी में, मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी ने कोई पढ़ाई नहीं की है। अब चेन्नई के अंदर हम लोग है, समझो ये बात मैं आपको बता रहा हूं 1985 से लेके 1998 तक की बात बता रहा हूं। 1985 से लेके 1998। 1998 मेरे मम्मी क्या करते थे, सूरत से जब ये हम लोग सूरत में यहाँ पे आ गए थे तो मम्मी मोटा मोटी 1988 के आसपास है, तो सूरत में से जो साड़ी जो कट होती है उसमें कोई डिफेक्ट भी तो निकलता है, पूरा 100% तो कोई फ्रेश निकलता नहीं है। तो जो डिफेक्ट की जो साड़ी होती थी वो मेरी मम्मी सूरत से लेती थी, 50 साड़ी 100 साड़ी, और चेन्नई लेके जाती थी। चेन्नई ट्रांसपोर्ट से भेज देते थे और चेन्नई जाके मेरी मम्मी क्या करती थी, वो साड़ी जो है बड़े से सूटकेस के अंदर, 50 साड़ी 100 साड़ी स्टॉक होती तो एक सूटकेस या 2 सूटकेस पलंग के नीचे रख देती थी। और फिर जैसे अभी कस्टमर, अभी क्या रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूं। हम 4 भाई 1 बहन 5, ठीक है, और परिवार बड़ा। चारों भाई की तीनों भाई की शादी हो चुकी थी, 1992 के पहले की बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। और समझ लो कि एक ही फ्लैट के अंदर हम कितने परिवार हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 9 और बच्चे 10, समझो करीब करीब। अब ज्वाइंट फैमिली है तो फिक्स है कि ज्वाइंट फैमिली है तो भाई महीने का हर एक 3 परिवार, तो तीनों परिवार को फिक्स इतना ही मिलेगा, उसके तो ऊपर मिलेगा नहीं, ठीक है। कोई बीमार हो दूसरे तो बात अलग है करके। पर मेरे मम्मी जो है समझो, उनको क्या कि भाई बच्चे है और कभी कोई दूध पाक बना दो, कभी कोई बादाम का सीरा बना दो, या कभी कोई अच्छी चीज उनको दिलानी हो समझो, तो पैसे की एक मर्यादा थी, मतलब कि भाई बजट बजट था। हाँ हाँ, और डिवाइड करके ही मिलता था, 3 परिवार है तो करना क्या। तो मम्मी ने क्या किया कि सूरत से साड़ी परचेस करते थे, सूरत से डिफेक्ट की साड़ी वगैरह, और चेन्नई में उसको सेल करते थे। तो वहां डिफेक्ट को ठीक करके चेन्नई में नहीं, डिफेक्ट बोल के देते थे। डिफेक्ट बोल के ही हाँ, देते थे। पर वो क्या करते थे, वो जब डिफेक्ट का माल उठाते थे ना, 50 साड़ी 100 साड़ी से शुरुआत की थी, और एक टाइम ऐसा आया कि 1000 2-2000 साड़ी साथ में उठाना चालू किया मम्मी ने। अच्छा, हाँ, और ये वाला जो बिजनेस था ये मम्मी अकेले कर रहे थे घर पे। घर पे? हाँ, फ्री समय पे 2 घंटा 4 घंटा जो भी टाइम मिली तब। पर उसमें क्या करते थे मम्मी, मम्मी मेरे भाभी भी उनको सपोर्ट करते थे। बाद में वो साड़ी को चेक करते थे, अब जिसमें ज्यादा डिफेक्ट है उसको अलग कर दिया, जिसमें कम डिफेक्ट है समझो कम डिफेक्ट है तो उसको अलग कर दिया, और जिसमें सेकंड साड़ी में लगता है कि ये चलने जैसी है तो उसको फ्रेश में डाल दिया। तो उसको असॉर्टमेंट करते थे, ओके। ए बी और सी, और उस हिसाब से उसका रेट तय करते थे, ठीक है। तो अभी माल बेचे कैसे, उस वक्त कैसे मालूम कि अपना हाथों लिया, पर बेचना कैसे, कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई इनके पास में ये है और ये मिलेगा। तो मम्मी क्या करती थी, जैसे मंदिर पूजा करने गई, पूजा करके आ गई, मंदिर से देरासर से बाहर आ गई, तो बात बात में या कोई गीत में गई, फंक्शन में गया कोई दे, तो कही तुमको साड़ी वाड़ी चाहिए तो हमारे पास सूरत से हम लोग साड़ी लाते हैं, आपको मिलेगा कहीं। तो धीरे धीरे बहुत पब्लिसिटी से उन्होंने
कस्टमर की एक, तो ऐसे आते थे लोग? हाँ पहले एक आया, फिर एक ने 2 को बोला, 2 ने 4 को बोला, क्योंकि रेट बहुत रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी मिलती थी और प्रामाणिकता से देते थे भाई कि भाई अपने को मिनिमम प्रॉफिट पे काम करना है, 20 रुपया मिल जाए ठीक है, 30 रुपया मिल जाए ठीक है। तो उसमें कस्टमर का फ्लो बढ़ना चालू हो गया। तो मतलब समझो कि मोटा मोटी माल आता था 7 दिन में पूरा हो जाता था, 50-100 साड़ी की बात कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाई, माल आता था पूरा हो जाता था। ऐसे ही मेरे मम्मी ने कम से कम 1998 तक ये काम किया। इसका रीजन बताता हूँ आपको। जैसे हमने ये मम्मी एक बेसिकली ये काम करने का मम्मी का रीजन उस वक्त क्या था कि भाई हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, तो अपने मतलब जो चाहिए वो हर चीज उपलब्ध नहीं थी। अब समझो कि भाई बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने हैं तो एक लिमिटेशन थी, मेरे को साइकिल चाहिए बढ़िया वाली, तो साइकिल, क्योंकि 3 भाइयों का परिवार था ना, तो सबको तो वो हिसाब से मिलेगा ना। अब इनको थोड़े खर्चे ज्यादा है, तो इनको खर्चे ज्यादा, तो पैसे निकलेंगे यहाँ से। तो मेरी मम्मी ने सेल्फ पूरा काम चालू किया और सेल्फ मतलब बिना मतलब इस पे इतना जोर दे रहा हूं कि मेरे लिए तो वो रोल मॉडल है। तो क्या ग्रोथ चार्ट रहा है ये, अभी कैसा चल रहा है? देखो ऐसा है कि भाई जो तकलीफें उधर देखकर जो धीरे धीरे हम लोग आए, तो अभी जैसे मेरे हम लोग 4 भाई है। जैसे मैं चेन्नई से सूरत आया हूँ, वैसे हमारा चेन्नई हमारी हेड ऑफिस है आज भी। हमारे पूरे रिलेशन वाले आज भी चेन्नई में रहते हैं। मेरे बड़े भैया है मुकेश भाई, वो भी चेन्नई में है। तो चेन्नई में हमारा कपड़े का बिजनेस भी है और रियल एस्टेट का भी है। तो सूरत में भी हमारा कपड़े का बिजनेस भी है और रियल एस्टेट का भी है। यहाँ पे भी रियल एस्टेट का? हाँ, और कपड़े का भी है हमारा। हम यहाँ पे अभी 3 भाई है और चेन्नई में 1 भाई है। हमारी कपड़े का भी काम है और रियल एस्टेट का भी है। कितना कितना काम है? कपड़े में मैं देख लेता हूँ, और रियल एस्टेट में मेरे बड़े भैया सुरेश भाई है और एक बड़े भैया विनेश भाई है, वो भी मेरे साथ में ही है, कपड़े में ही है। हम सब साथ में ही काम करते हैं और सब मिला के बढ़िया है। मतलब जो एक संयुक्त परिवार है हमारा। और हमारे मारवाड़ी में एक कहावत भी है, भेगी मुट्ठी लाकरी अने खुले तो खाकरी। कहने का मतलब कि एक जॉइंट परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है, उसमें जो पावर होता है, उसमें जो मतलब कोई भी परेशानी आती है ना और संयुक्त परिवार होता है ना, तो वो अपने को टच नहीं कर सकती है। और अगर अकेले होते ना तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जॉइंट परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो वो जो परेशानी है वो डिवाइड हो जाती है, तो वो अपने अकेले के ऊपर नहीं आती है। देखो उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आने वाला ही है, और संपूर्ण 100% कोई आदमी बोल दे मैं सुखी हूं, तो मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि 100% कोई इंसान इस दुनिया में सुखी होगा। उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन है, बैंक का ईएमआई आता है, सराफी से पैसे लिए हुए होते हैं, उतार चढ़ाव आता है। हर साल बिजनेस में एक समान जाना ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा जबरदस्त किसी ने पुण्य किया हो पूर्व भव में, इस भव में, तो उसको परेशानी नहीं आती होगी। बाकी मैं ये समझता हूं उतार चढ़ाव हर इंसान की जिंदगी में आते ही है। उसमें से अगर इंसान बच के निकलता है तो उसने कोई जबरदस्त पुण्य किया हुआ हो, मतलब परमात्मा के प्रति उसकी जैसी श्रद्धा हो, वो कैसे उस माता पिता का आशीर्वाद, भाइयों का प्रेम आपसी, परमात्मा का आशीर्वाद तो सबसे पहले है, वो अगर सारा हो तो उसमें से आदमी निकल पाता है। बाकी अकेला आदमी सक्सेस मैं नहीं मानता हूं कि भाई जैसे आपने बिजनेस भी करते तो अपने पार्टनर के भरोसे भी अगर काम कर रहे हैं, तो पार्टनर भी अगर आपको अच्छा मिलता है तो आपके पुण्य पे मिलता है। और पुण्य का मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आपने प्रामाणिकता से काम किया है, आपने नीति से काम किया है, आपके मन में ऐसा है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उससे मैं किसी को हर्ट नहीं करूं, मैं किसी को नुकसान नहीं करूं, वो अगर आपकी भावना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस सक्सेस पे जाने के लिए नहीं रोक सकती है। क्योंकि आपने आपका जो काम करने के पीछे का जो लक्ष्य है वो अच्छा है, तो आपको कभी निष्फलता मिल ही नहीं सकती है। सक्सेस आपके साथ रहेगा ही रहेगा, ये मेरा कहना है। उसके बाद से आगे जो प्रोग्रेस हुई है, उसके बाद हमने, मेरे बड़े भैया ने थोड़ा सा रियल एस्टेट में काम चालू किया और सूरत जो है वो बूम था, बूम 1998 से लेके 2004 वो सूरत के लिए मैं ये समझता हूं कि गोल्डन पीरियड था रियल एस्टेट के लिए। 1998 से 2004 वो सूरत का गोल्डन पीरियड था। उसके बाद 2004 से 2008 बहुत खराब गए सूरत में लोगों के। 2008 तो भयंकर मंदी वाला गया सूरत के लिए, भले वो रियल एस्टेट हो, शेयर मार्केट हो, कपड़ा मार्केट हो, सूरत के लिए 2008 सबको याद रहेगा ये कि बहुत भयंकर मंदी थी। और जो रियल एस्टेट में जिसने 2004 तक काम किया ठीक है, पर 2004 के बाद जिसने कंटिन्यू काम किया उसको तो समझो कि उसके बाद के 6-7 साल उसने अगर 1 रुपए में मान लिया तो वो 1 रुपए में रहा वहां पे।
अच्छा। और 1998 से 2004 में ये हालत तक कि 1 रुपये माल लिया है तो 1 साल में उसका 2 रुपया हो जाता था। माल की वैल्यू बढ़ जाती थी। हाँ। और बीच के जो 6-7 साल जो गए सूरत के वो बहुत खराब गए थे। उसके ये बाद ये क्यों रहा था? मंदी, विश्व मंदी, ग्लोबल ग्लोबल 2008 शायद। रिसेशन आया था, हाँ ग्लोबल रिसेशन था। हाँ। तो 2008 में तो ग्लोबल रिसेशन आया था। कहते हैं कि सूरत में जब डिमोनेटाइजेशन आया था तब क्या रहा था 2016 में? 2016 में बहुत हालत खराब हुई थी। कितना कैश पड़ा था? हम लोग तो क्या है, तब तक तो एक सबसे प्लस पॉइंट क्या है, मोदी जी के आने के बाद में कच्चे का जो कारोबार है, आप समझ लो कि 90% बंद हो गया था। तो ये मोदी जी के पीएम बनने के बाद, या क्योंकि गुजरात के सीएम भी रहे थे वो गुजरात के 2002 जब से? सीएम हुए मोदी जी और उसके बाद जब पीएम बने मोदी जी, ये समझ लो कि मोटा मोटी आप डायमंड ले लो, रियल एस्टेट ले लो, कपड़ा ले लो, ये उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया। कच्चे का जो कारोबार है, धीरे 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 करके उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई कि आप कच्चे का कारोबार आप कर ही नहीं सकोगे। और सब बिजनेस लोगों के लिए ये सबसे बढ़िया रहा कि व्यापार जितना पक्के में हो उतना इंडिया का भी ग्रोथ बढ़िया है, उतने हम लोग भी अंदर से फ्री, क्योंकि अपने आदमी के भरोसे काम कर सकते हैं। तो कच्चे का काम क्या होता है कि आदमी के भरोसे आप कोई काम नहीं कर सकते हो, और पक्के का काम कैसे होता है कि आप 100% आदमी के भरोसे काम कर सकते हो। और आज कपड़े का व्यापार आप ऐसा ले लो भैया, 100 आउट ऑफ 100 पक्के का ही है, कच्चा है ही नहीं उसमें, और जरूरत ही नहीं है करने की। तो छोटे शहरों में जो लोग बैठे हैं, काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, कच्चे में ही करते हैं, आज भी वो वही प्रेफर करते हैं कि कच्चे में करते हैं। पक्के में करेंगे तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, बाकी जो कॉम्प्लाइंसेस होती हैं वो करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो झंझट में कोई क्यों पड़े, वो सब ड्रॉप करते हैं। तो उनको क्या हिदायत है? नहीं, अभी नहीं रहा ऐसा। अभी आप देख लो ना भैया, यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम, इवन आप छोटे से छोटा अगर आपने 10 रुपए का नींबू शरबत भी अगर पी रहे हैं तो उसको भी अपन गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं, तो पक्का ही हुआ पूरा कंप्लीट। आज आप समझ लो कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, ये जब से ये चालू हुआ है, आप सब्जी लेने जाओ तो अगला बोलता है छूटे पैसे लेके कोई घूमता ही नहीं है, मोबाइल के अंदर क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, पूरे पक्के में चैनल आ गया पूरा। और ये जो चल रहा है ना, इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड की नंबर 1 हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। अभी ये कल के न्यूज़पेपर में ऐसा आया है, मतलब व्हाट्सएप में, सॉरी, कि भाई अगस्त महीने से जनता के रेट वापस गुजरात के बढ़ने वाले हैं। मतलब जो जो जितने का चीज अपन लेने जा रहे हैं मार्केट में, उतना पूरा पक्के में हो जाएगा। और पक्के होने से जो मार्केट है वो और बढ़िया चल रहा है। बैंक का जो बैंक में जो लोन आपको मिलता है वो भी आपको 80% मिलना चालू हो गया है पक्के में पूरा आने से। आपने जो सवाल मेरे को भी पूछा कि भाई जैसे वो नोटबंदी जो आया, हाँ, रियल एस्टेट का मार्केट कड़क भूस हो गया, बहुत लोगों ने उसमें नुकसान किया है। फिर नोटबंदी के बाद में अपने समझ लो कि आप ये कोविड भी आया, तो कोविड के अंदर भी हालत लोगों की बहुत खराब हो गई। ये समझ लो कि बैक टू बैक जो ये 2-3 साल या 4 साल जो भी जो है, वो बिजनेस में जो जिस लेवल पे आदमी खड़ा था उससे काफी नीचे आ गया। ये कोविड के आने से पहले आपका बिजनेस किस स्थिति में खड़ा था? देखो, ये आप नोटबंदी आया, उसमें से बाहर निकलते निकलते 2 साल निकल गए और स्टेबल होने की तैयारी थी और कोविड आ गया। अच्छा, ठीक है। कोविड आने, तो नोटबंदी का मतलब अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ था कि 2 साल उससे निकलने में लगे हम लोगों को। सबको मैं ये मानता हूं कि 100 में से आपको 98% लोग ऐसे ही बोलेंगे कि भाई नोटबंदी में से निकलते निकलते सबको 2-3 साल निकल गए। ऐसा क्या दिक्कतें आई थी नोटबंदी के बाद जिसमें निकलने में 2 साल लग गए? दिक्कतें हैं, समझ लो कि जो ब्लैक मनी का जो रोटेशन है वो पूरा ही अटक गया, पूरा ही कंप्लीट अटक गया वो। और कैश का जो फ्लो था वो पूरा ही अटक गया पूरा। तो उसमें से बाहर आते आते आते, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। और अभी भी जो हो रहा है, जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है, अभी देखो अभी डायमंड में है, डायमंड में तो लोगों का पक्के का काम ही नहीं था, समझ लो आप। आज डायमंड मार्केट भी पूरी समझ लो कि मोटा मोटी 70-80% पक्के में आ चुकी है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी अभी सरकार ऐसा कोई टैक्स में बेनिफिट लाएगी कि 100% पक्का हो जाएगा। तो जैसे अभी इंडिया काफी, यूथ जो है इंडिया का काफी वेस्टर्न कल्चर की तरफ प्रभावित है, लोग अब
साड़ियाँ पहनना तो एक तरीके से लोगों ने अब छोड़ ही दिया है कई जगहों पर। तो इसका टेक्सटाइल मार्केट पे जो इम्पैक्ट आया है, आप आगे के लिए क्या देखते हो कि ये क्या बूम कर पाएगा या फिर और गिरेगा? क्या रहेगा आपके हिसाब से? अभी हम जैसे हम साड़ी का काम कर रहे हैं, हम्म। तो हमारा जो सेल है वो हर साल प्लस ही हो रहा है। पर आपका भी बात सही है कि भाई साड़ी धीरे धीरे थोड़ी कम होती जा रही है, तो हम लोगों को भी आगे जाके गारमेंट की लाइन में जाना पड़ेगा, ड्रेस की लाइन में जाना पड़ेगा, और वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई विकल्प है ही नहीं है। तो जहाँ पे हम लोग साड़ी का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम्म। तो साथ में हम लोग साइड बाय साइड गारमेंट का भी हम लोग सोच रहे हैं, और गारमेंट का भी काम हम लोग उसमें भी आगे धीरे धीरे हम लोग ध्यान देंगे। प्लस लूम्स है, वाटर जेट मशीन है, हम्म। उसमें भी हम लोग आएंगे। तो उससे क्या होगा कि भाई अपने पास में ये सेक्टर में अगर थोड़ा कम काम है, तो हमारा इस सेक्टर में हम लोग ध्यान देंगे। और सूरत को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास जो क्षमता है लोगों को प्रोडक्शन देने की, क्वालिटी वर्क देने की, और टाइम से जो कमिटमेंट करता है उसको पूरे करने की, वो इंडिया में किसी के पास नहीं है। टेक्सटाइल के लिए तो सूरत के आगे कोई नहीं है। इवन अभी आप ये समझ लो कि चाइना है या अदर कंट्री है, वो भी सूरत को कोई बीट नहीं कर सकता। ई कॉमर्स की तरफ अब दुनिया जा रही है। लगभग 5 से 7 साल में ई कॉमर्स ने बहुत जल्दी से तरक्की की है और हर कोई ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है। आपने ट्राई किया अभी तक नहीं, ऑनलाइन मार्केट? हम लोग अभी ऑनलाइन मार्केट में नहीं गए हैं। हम्म। हमारा साड़ी का जो काम है, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि साड़ी ऑनलाइन में साड़ी इतना सक्सेस नहीं है। कुर्ती तक ठीक है वो। बट एक चीज और देखी जा रही है कि जैसे ऑनलाइन मार्केट है ना, तो ऑनलाइन मार्केट में कुर्ती और साड़ी में एक डिफरेंस आ रहा है कि कुर्तियों में साइज का इशू आता है, कई बार साइज फिट नहीं आता, रेडीमेड में मंगा लेते हैं लोग, उनको समझ नहीं आता उसके बाद। बट साड़ी का क्या है कि साड़ी चीज ही वो है कि उसमें कोई साइज वगैरह का पंगा नहीं है, अगर आपको समझ आई, आपने ऑर्डर करी तो इजी डिलीवर है। तो सेलर्स की तरफ से ज्यादातर वो चॉइस ये रहती है उनकी कि वो साड़ियां बेचें, और कुर्ती वगैरह पे अब लोग कम जा रहे हैं क्योंकि जब नए नए इश्यूज सामने आ रहे हैं उभरने के बाद। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, साड़ी जनरली अभी बिक रही है, हम्म। ओकेशनल में है या वेडिंग्स में है या कोई फंक्शन में है। डे टू डे में जो है वो साड़ियों का कल्चर थोड़ा कम होता जा रहा है। तो उसमें तो वो देखकर ही ले सकते हैं। शोरूम में जाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, वो लोग उसको देखेंगे, उसके बाद ही उसको लेंगे। तो मेरा ये अनुमान है कि ऑनलाइन में जो साड़ियों का जो है, वो अभी भी साड़ी वाले जो है वो अभी तक उनको प्रत्यक्ष देखकर ही वो लेने में मानते हैं। किस किस चीज में इंटरेस्ट है, फिल्म्स के और स्पोर्ट्स के अलावा? अ, घूमने जाते हो? हाँ, काफी, हर साल। कहाँ गए थे लास्ट? लास्ट में जापान जाके आया। अरे, और कौन कौन सी कंट्रीज कवर कर ली? यूरोप पूरा कवर कर चुका हूँ। जापान, चाइना, बाली। कैसा लगता है ये सोच करके कि लास्ट जर्नी कहाँ से आपकी शुरू हुई थी? एक समय था कि दादाजी और पापा 10 रुपए कमा रहे थे और आज सारी कंट्रीज की लिस्ट, आपकी चेकलिस्ट बढ़ती चली जा रही है, कवर हो रही है। देखो, मैं इस पे आपको एक बात बता देता हूँ। ये बात है 1988 से 90 के बीच की। तो मेरे कजिन ब्रदर के साथ मैं एक चेन्नई के अंदर एक ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम देखने के लिए गया था। तो हम गए थे, उस वक्त हम बस के अंदर, और आते वक्त मेरे कजिन ब्रदर के फ्रेंड ने मेरे को बताया कि चल अपने को इनके साथ में गाड़ी में बैठना, इन्होंने बोला था। तो मैंने मेरी लाइफ में मैं पहली बार, मतलब वैसे मैं टैक्सी वैक्सी में बैठा हुआ हूँ, किसी मारुति 800 गाड़ी थी उस वक्त। तो उस वक्त उसने मेरे को अंदर बैठाया था। तो जैसे मैंने अंदर बैठा तो मुझे एक फील हुआ उस वक्त कि साला यार, अपने तो कभी, हमारे पास तो वैसी खुद की गाड़ी भी नहीं थी। तो उस वक्त अंदर से एक फील आई थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं मारुति 800 की बात करता हूँ, 1988 की बात करता हूँ। वो एसी वाली गाड़ी थी, उसने मेरे को ड्रॉप किया था। तो एक अलग सा वो हुआ था कि कुछ अपने पास होना चाहिए। पर अभी आज के जमाने, आज आज अपने ये सब देखते हैं ना, तो ये सब अभी नॉर्मल हो गया। ये सब अभी कुछ ऐसा है नहीं है। बट फिर भी जो अगर इंसान मन से ठान ले कि भाई मुझे ये काम करना है, तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे को जो प्रॉब्लम्स और जो टेंशन्स जो आए ना, वो हर टाइप के आए हुए हैं। मतलब समझो कि भाई फाइनेंशियल भी इश्यू आए हुए हैं, समझो
और दूसरे भी पार्टनर्स के साथ में जो डिस्प्यूट है उसके भी इश्यू आए हुए हैं। तो भाई अपने को शांति से, शांत मगज से, अगर अपन शांति से उसका विचार करके अगर निकले तो हर एक में से रास्ता निकलता है। कहीं पे भी कोई ताला बना है तो उसकी चाबी जरूर है, बट आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी क्षमता रखनी पड़ेगी, थोड़ा ठंडे दिमाग से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और कुछ जिंदगी का एक लक्ष्य है, लेट गो। थोड़ा सा अपने को भूलते रहना चाहिए। अगर कहीं पे अपने को लगता है कि 100 रुपए में अपने को 20 रुपया नहीं भी आ रहा है, तो अगर आप मन से उसको सोच लो ना, ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, 80 तो आया, अपने नसीब का उतना ही था, तो आपको दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, वो परेशानी नहीं होगी। जाने दे, वो उसके नसीब का था, वो लेके गया। मेरा ये मानना है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, कहाँ आप करते हो और क्या आप लोगों को सजेस्ट करोगे करने के लिए? इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में देखो, ऐसा है कि जिस फील्ड में अपने काम कर रहे हैं, अगर उस फील्ड में अगर अपॉर्चुनिटीज है, तो मेरा ये पर्सनली कहना है कि उसी फील्ड में अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे कस्टमर्स है, मेरे कस्टमर्स को जाकर मैं मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आगे का हमको क्या तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा कस्टमर मुझे बताता है कि भाई ये जैसे हम जिस फील्ड में हैं, कि भाई इस आइटम में तुम तैयारी कर सकते हो, कि तुमको ये आइटम में ध्यान देना चाहिए, तुमको आगे इसमें बढ़ना चाहिए। तो अपने को वो जो अपने पास जो एक्सेस पैसा है, अगर उसी में इन्वेस्टमेंट करके उसी बिजनेस को अपन ग्रोथ करे, तो उससे बढ़िया प्रॉफिट आपको और कोई बिजनेस मिल ही नहीं सकता है। एक बात अभी आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि साड़ी पर जैसे कम होता चला जा रहा है, काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम दूसरे ऑप्शंस तलाश रहे हैं कि हम रेडीमेड में घुस रहे हैं, हम बाकी चीज़ों को देख रहे हैं। तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑप्शन रह गया है बजाय कि साड़ी के। तो ये इन्वेस्टमेंट और जो आप बोल रहे हो कि हम अपने ही फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें, इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? इसमें ऐसा है, जैसे मैं सोच रहा हूँ अभी कि मुझे लूम्स में जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहिए। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैं जाता हूँ, जैसे जो मैं ग्रे परचेज कर रहा हूँ अभी, जो मैं रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहा हूँ, अगर उसी का प्रोडक्शन अगर मेरा इन हाउस हो जावे, तो मेरे कस्टमर्स की जो आइडियाज मैं लूँगा, उनकी जो मैं उनसे मैं जानकारी लूँगा, उससे अगर मैं प्रोडक्शन के अंदर अगर मेरा इन हाउस प्रोडक्शन हो जावे, तो मेरी क्वालिटी भी बेटर हो सकती है, मेरी जो टाइमिंग है वो भी परफेक्ट आ सकती है, और मैं अच्छा काम कर सकता हूँ आगे। भले फिर वो प्रोडक्शन मैं साड़ी में करूँ, गारमेंट में मैं करूँ, ड्रेस में करूँ, तो इन पैसा 3-4 सेक्टर में अलग लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए ऐसा नहीं है, बट फोकस आदमी का जो बिजनेस वो कर रहा है उसी में होना चाहिए, उसका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो एक आदमी अगर 4-4 जगह पे दिमाग लगाता है, तो कहीं ना कहीं वो मार खाएगा वो। हाँ, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है और हर बिजनेस एक एक बंदे को दिया हुआ है, तो वो बात अलग है। पर एक है, जैसे मैं कपड़े में कर रहा हूं, तो मेरा पूरा फोकस मेरे उस बिजनेस में होना चाहिए कि उसमें से छोटी सी छोटी भी अगर कोई कस्टमर्स को तकलीफ आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन मेरे को तुरंत देना पड़ेगा, और उसका सॉल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा, तो वो बिजनेस ग्रोथ करेगा। नहीं तो कहीं में कहीं जाके वो बिजनेस वहां पे, चूंकि कंपटीशन इतना जबरदस्त बढ़ चुका है कि भाई यहाँ पर तो ये स्लोगन भी काम आता है कि भाई ध्यान हटी और दुर्घटना घटी। अगर अपने बिजनेस से अपने 5-6 दिन के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, चलो रिलैक्स मूड में आ गए करके, तो कहीं ना कहीं अपने अपने लिए ही अपने जोखम पैदा कर रहे हैं। तो ध्यान 24/7 अपने बिजनेस में अपना होना ही चाहिए पूरा। और रही बात आपके इसकी कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं कि जहां पे अपने छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैं ये समझता हूं कि भाई अब जिस बिजनेस का जो अपना कोर बिजनेस है, उसको अपने को पूरा ध्यान में देके उसमें ही मैक्सिमम अपने को काम करना चाहिए। टिप्स क्या है कुछ यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आ, जो यही फील्ड में या फिर किसी और फील्ड में भी अपना कारोबार सेट करने को देख रहा है? तो उनके लिए मैं खाली एक ही बताऊंगा कि अपना 100% जो आप काम करे उसमें लगा दो। अपने काम को अपना धर्म समझो, अपने काम को, अपने कस्टमर को भगवान का दूसरा रूप समझो। अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका कस्टमर आपसे अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ पड़ेगा। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अपना 100% लगाओ। जय जिनेन्द्र।
ये एक ऐसा चैनल है जिसमें व्यापारियों की सक्सेस स्टोरीज को बताया गया है और जिससे सुनकर अंदर से मोटिवेशनल हो सकते हैं और अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे जरूर देखिएगा।